नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस विशेष चर्चा में। आज हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और हमारा ध्यान खास तौर पर उन तथ्यों पर रहेगा जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। जी बिल्कुल। ये योजनाएं भारत के आर्थिक विकास की कहानी का एक अहम हिस्सा रही हैं, है ना? बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए एक दिशा, एक प्लान मतलब एक योजना की जरूरत तो होती ही है। खासकर जब संसाधन सीमित हों, तो ये तय करना पड़ता है कि उन्हें कहाँ और कैसे लगाएं ताकि सबसे ज्यादा फायदा हो। ये योजनाएं इसी सोच का नतीजा थीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग आखिर होता क्या है, मतलब आसान शब्दों में। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो आर्थिक नियोजन का मतलब है कि सरकार पहले से तय करती है कि देश के पास जो भी साधन है, जैसे पैसा, लोग, प्राकृतिक संसाधन, उनका इस्तेमाल आने वाले सालों में कैसे किया जाएगा। अच्छा। कौन से लक्ष्य हासिल करने हैं, किस क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता देनी है, कितना खर्च कहाँ करना है, ये सब पहले से सोच लेना ही नियोजन है। आप कह सकते हैं ये देश के विकास का एक खाका या रोड मैप बनाने जैसा है। ये विचार भारत में कहाँ से आया? क्या दुनिया में और भी देश ऐसा कर रहे थे उस समय? हाँ, ये दिलचस्प है। दुनिया में सबसे पहले बड़े पैमाने पर नियोजन का प्रयोग वो सोवियत रूस ने किया था, जोसेफ स्टालिन के दौर में। स्टालिन के दौर में? अच्छा। जी। और भारत की बात करें तो यहाँ योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था चलाने का पहला जिक्र मिलता है एम विश्वेश्वरैया की किताब में। 1934 में आई थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। एम विश्वेश्वरैया, इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, भारतीय अर्थशास्त्र और नियोजन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने ही पहली बार एक व्यवस्थित योजना का विचार रखा था। अच्छा, तो विश्वेश्वरैया जी ने इसकी नींव रखी। फिर ये विचार आगे कैसे बढ़ा? कांग्रेस की भी कोई भूमिका थी इसमें? हाँ, उनकी किताब के बाद इस पर काफी चर्चा शुरू हुई। फिर 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा अधिवेशन, हाँ। जी, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। उसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति मतलब नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेहरू जी अध्यक्ष बने? हाँ, इस समिति का काम था भारत के लिए विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना। वैसे उसी दौर में मुंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों ने भी मिलकर एक योजना पेश की थी। उसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। बॉम्बे प्लान, हाँ सुना है इसके बारे में। तो मतलब आजादी से पहले ही नियोजन की सोच जड़ें जमाने लगी थी। यानी आजादी मिलने तक योजना बनाने की अहमियत समझी जा चुकी थी। हम्म। तो फिर आजादी के बाद इसे औपचारिक रूप कैसे दिया गया? यहीं पर योजना आयोग की भूमिका आती है, सही कहा ना? एकदम सही पकड़ा आपने। आजादी के बाद ये महसूस किया गया कि भाई बिखरे हुए प्रयासों की जगह एक केंद्रीय संस्था होनी चाहिए जो पूरे देश के लिए योजनाएं बनाए और उनमें तालमेल रखे। हाँ बिल्कुल। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। 15 मार्च 1950, केसी नियोगी समिति, ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये परीक्षा के लिए जरूरी तथ्य हैं। और योजना आयोग का मुख्य काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। ये भी सुना है कि इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। हाँ, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे और आखिरी कौन, ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, इसके सबसे पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। और जब 2014 में से समाप्त किया गया तब इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है। जी। योजना आयोग ने लगभग 6 दशकों तक भारत की आर्थिक नीतियों और दिशा को तय करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। लेकिन फिर 2014 में एक बड़ा बदलाव आया। योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह नीति आयोग लाया गया। ये बदलाव क्यों जरूरी समझा गया? बिल्कुल। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करने और उसकी जगह एक नई संस्था बनाने की घोषणा की। हाँ, लाल किले से घोषणा हुई थी। जी। और फिर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग यानी नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसने काम करना शुरू कर दिया। इसके पीछे सोच ये थी कि पिछले 60-65 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था और जरूरतें काफी बदल गई हैं। हाँ, जाहिर है। तो अब एक नए तरह के संस्थान की जरूरत है जो राज्यों को ज्यादा सशक्त करे और सलाहकार की भूमिका निभाए। तो ये नीति आयोग पुराने योजना आयोग से बुनियादी तौर पे अलग कैसे है? क्या सिर्फ नाम बदला है या
काम करने का तरीका भी? नहीं नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि कामकाज के तरीके और भूमिका में बुनियादी फर्क है, कह सकते हैं। योजना आयोग ऊपर से नीचे मतलब टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था। केंद्र में योजना बनती थी, राज्यों को फंड दिया जाता था। हाँ। लिए भागीदार मानता है। इसे सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब केंद्र और राज्य मिलकर नीतियां बनाएंगे? बिल्कुल। साथ ही नीति आयोग मुख्य रूप से एक थिंक टैंक या विचार मंच है। ये सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है। ये योजना आयोग की तरह राज्यों को पैसा आवंटित नहीं करता, वो काम अब वित्त मंत्रालय का है। अच्छा, तो ये ज्यादा सहयोगी और सलाहकार हैं। फंड आवंटन अब वित्त मंत्रालय के पास। ठीक है। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। और इसके मौजूदा प्रमुख कौन हैं? ये भी करंट अफेयर्स के लिए जरूरी है। जी हाँ, नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया? जी, और वर्तमान में हमारी रिकॉर्डिंग के समय इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम है। श्री बीवीआर सुब्रमण्यम, सीईओ। ठीक है। योजना आयोग के समय एक और संस्था का नाम सुनने में आता था, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। इसका क्या रोल था और अब इसका क्या हुआ? हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 1952 में? जी। इसका मुख्य काम था योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं पर विचार विमर्श करना और उन्हें अंतिम मंजूरी देना। इसमें केंद्र सरकार के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते थे। ये एक तरह से योजना पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का मंच था। तो क्या नीति आयोग के आने के बाद एनडीसी की जरूरत खत्म हो गई? व्यवहारिक तौर पर हाँ, ऐसा ही लगता है। नीति आयोग की अपनी एक गवर्निंग काउंसिल है जिसमें सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल प्रशासक शामिल हैं। अच्छा, उसी में सब आ जाते हैं। हाँ, तो नीतियां बनाने और उन पर सहमति बनाने का काम अब इसी काउंसिल के जरिए हो जाता है। इसलिए एनडीसी की अलग से बैठकें अब नहीं होती, उसकी भूमिका लगभग समाप्त हो गई है, कह सकते हैं। एक बहुत जरूरी सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, क्या ये तीनों संस्थाएं, योजना आयोग, नीति आयोग और एनडीसी, संवैधानिक निकाय हैं? मतलब क्या इनका जिक्र संविधान में है? नहीं, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, इसे जरूर याद रखना चाहिए। हाँ, बताइए। ये तीनों ही गैर संवैधानिक या संवैधानेतर निकाय हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। गैर संवैधानिक? जी। इनका गठन संसद के कानून द्वारा नहीं, बल्कि सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव यानी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा किया गया था। संविधान में इनको कोई उल्लेख नहीं है। ये जानकारी काफी अहम है। चलिए अब उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, भारत की 12 पंचवर्षीय योजनाएं। हम हर योजना के मुख्य लक्ष्यों, प्रमुख कामों और परीक्षा के लिहाज से जरूरी बातों पर फटाफट नजर डालेंगे। शुरू करते हैं पहली योजना से। बिल्कुल। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। 51-56। जी। आजादी के तुरंत बाद शुरू हुई। उस समय देश विभाजन की त्रासदी से गुजरा था, शरणार्थियों की समस्या थी और सबसे बड़ी चुनौती थी अनाज की कमी। हाँ, खाने की किल्लत। तो जाहिर तौर पर इस योजना की पहली प्राथमिकता कृषि और सिंचाई थी। कृषि और सिंचाई? हाँ, ये योजना हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसका मूल विचार था कि निवेश और पूंजी निर्माण से आर्थिक विकास होगा। हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। इस दौरान कृषि और सिंचाई के लिए क्या बड़े कदम उठाए गए? इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, 1952 और राष्ट्रीय प्रसार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में शुरू की गई। इनका उद्देश्य ग्रामीण विकास था। साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी करने के लिए भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल, हाँ, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध जैसी बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गईं। अच्छा, ये सब पहली योजना में हुआ? जी। इसके बाद आई दूसरी योजना 1956 से 61 तक। जी। क्या इसमें प्राथमिकता बदली? हाँ, दूसरी योजना में जोर कृषि से हटकर भारी और आधारभूत उद्योगों पर, मतलब हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज पर दिया गया। उद्योगों पर फोकस? जी। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर देश को तेजी से औद्योगिक विकास करना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो मशीनें बनाने वाले उद्योग, लोहा इस्पात जैसे बुनियादी उद्योगों को पहले स्थापित करना होगा।
यह योजना पीसी महालिनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालिनोबिस मॉडल, ये नाम भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। तो इस औद्योगिकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन से बड़े कारखाने लगाए गए? इसी योजना के दौरान भारत में स्टील उद्योग की नींव पड़ी। राउरकेला, ओडिशा में, हाँ, ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से ये बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, आरबीडी। जी, इसके अलावा चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेल के डिब्बे बनाने के लिए और पश्चिम बंगाल में चित्रंजन लोकोमोटिव्स रेल इंजन बनाने के लिए ये भी शुरू हुए। यानी दूसरी योजना पूरी तरह उद्योगों पर केंद्रित थी। फिर आई तीसरी योजना 1961 से 66। इसका लक्ष्य क्या था और ये कैसी साबित हुई? तीसरी योजना का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट और स्वतः स्फूर्तिवान सेल्फ जेनरेटिंग बनाना। सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जेनरेटिंग। जी, मतलब एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना जहां वो बिना बाहरी मदद के खुद ब खुद आगे बढ़ सके। लेकिन दुर्भाग्य से ये योजना अपने लक्ष्यों को पाने में कह सकते हैं बुरी तरह विफल रही। विफलता, क्या कारण रहे? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण थे। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। हाँ, चीन युद्ध। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इन युद्धों ने देश के रक्षा खर्च को बहुत बढ़ा दिया और विकास के लिए संसाधन कम पड़ गए। ओहो। और मानो इतना काफी न हो, इसी दौरान 1965-66 में देश के कई हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ा। ओहो, सूखा भी? जी, जिससे कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इन सब वजहों से ये योजना पटरी से उतर गई। इतनी मुश्किलों के बावजूद क्या इस दौरान कुछ भी महत्वपूर्ण काम हो पाया? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रुक गया था। मुश्किल हालात के बावजूद 1964 में बोकारो, जो अब झारखंड में है, वहां एक और बड़ा स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। बोकारो स्टील प्लांट 1964। जी, इसी दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना हुई और कृषि क्षेत्र में दो बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी। 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI जो अनाज खरीदता है। बिल्कुल, अनाज खरीदने, भंडारण करने और बांटने का काम करता है। और कृषि कीमत आयोग यानी APC, जो बाद में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP बना। ये फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करता है। ये दोनों 1965 में बने। अच्छा, तो ये काम तीसरी योजना के दौरान हुए। जी, तीसरी योजना की विफलता के बाद हालात काफी खराब हो गए होंगे, तो क्या चौथी योजना तुरंत शुरू हो पाई? नहीं, हालात बहुत खराब थे। तीसरी योजना की विफलता, युद्धों और सूखे के कारण देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल थी। सरकार के पास नई पंचवर्षीय योजना शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसलिए 1966 से 1969 के बीच 3 साल का गैप। हाँ, 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। इसकी जगह 3 वार्षिक योजनाएं एनुअल प्लान्स चलाई गईं। इस अवधि को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा जाता है। योजना अवकाश 1966 से 69। जी, इस योजना अवकाश के दौरान सरकार का मुख्य ध्यान किस पर रहा? जाहिर है उस समय सबसे बड़ी चिंता खाद्य सुरक्षा की थी। इसलिए इन 3 सालों में कृषि क्षेत्र पर फिर से जोर दिया गया। और इसी दौरान 1966-67 में भारतीय कृषि के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना घटी। हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति प्लान हॉलिडे के दौरान। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका उद्देश्य था उन्नत बीजों, उर्वरकों और सिंचाई का उपयोग करके गेहूं और चावल जैसी फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ाना। हरित क्रांति, जी, इसका श्रेय किसे दिया जाता है भारत में और विश्व में? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन। और वैश्विक स्तर पर इसका श्रेय अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। उन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। हरित क्रांति ने भारत को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जी हाँ, निश्चित रूप से। योजना अवकाश के बाद 1969 में चौथी योजना शुरू हुई। 1969 से 74 तक। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? चौथी योजना के 2 मुख्य लक्ष्य थे। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति
यानी प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसका प्रारूप योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डीआर गाडगिल ने तैयार किया था, इसलिए इसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। गाडगिल योजना, चौथी योजना। ठीक है। ठीक है। इस योजना के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? इस दौरान कई बड़ी और दूरगामी असर डालने वाली घटनाएं हुई। 1969 में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। जी। 1971 में पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश का उदय। हाँ, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा 1974। जी। इसी योजना में पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम को गंभीरता से लागू करने की कोशिश की गई और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की शुरुआत भी हुई। काफी कुछ हुआ चौथी योजना में। हाँ जी। इसके बाद आई पांचवी योजना। इसका एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था ना? बिल्कुल। पांचवी योजना का मुख्य लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। गरीबी हटाओ, ये नारा पांचवी योजना का है। जी हाँ। ये नारा इसी योजना के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था और ये काफी लोकप्रिय हुआ। गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता के लिए क्या खास कदम उठाए गए इस योजना में? गरीबों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। जी। गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने और ग्रामीण कर्ज की जरूरतें पूरी करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs की स्थापना की गई। RRBs 1975। हाँ। और 1977-78 में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया, फूड फॉर वर्क। काम के बदले अनाज? जी। लेकिन ये योजना शायद अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, कुछ हुआ था? हाँ, ये एक और योजना थी जो समय से पहले खत्म हो गई। 1977 में देश में आम चुनाव हुए और कांग्रेस हार गई। इमरजेंसी के बाद वाले चुनाव? जी हाँ। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। नई सरकार ने आते ही 1978 में इस पांचवी योजना को समाप्त घोषित कर दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ 4 साल ही चल पाई, 74 से 78 तक? जी बिल्कुल। तो फिर जनता पार्टी सरकार ने क्या किया? क्या उन्होंने अपनी कोई योजना शुरू की? हाँ, जनता पार्टी सरकार ने पांचवी योजना को खत्म करके 1978 से एक नई योजना शुरू की। उसे अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहा गया। रोलिंग प्लान, ये क्या होता है? रोलिंग प्लान का मतलब होता है कि योजना हर साल बनाई जाती है और पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अगले साल के लक्ष्यों और आवंटन में बदलाव किया जा सकता है। ये पंचवर्षीय योजना की तरह फिक्स्ड नहीं होती। अच्छा, ज्यादा लचीली। ये कब तक चली? ये 1978 से 1980 तक चली। लेकिन जनता पार्टी सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 1980 में फिर से कांग्रेस सत्ता में आ गई, तो क्या उन्होंने रोलिंग प्लान जारी रखा? नहीं, 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने वापस आने पर जनता पार्टी के रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। जी, और अपनी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की 1980 से 85 तक। छठी योजना 80-85, इसका लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य फिर से गरीबी निवारण और रोजगार सृजन रखा गया। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। जी। इस छठी योजना की क्या खास बातें थी जो हमें याद रखनी चाहिए? इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि पहली बार गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए कैलोरी उपभोग को आधार बनाया गया। 2100 शहरी। जी। फिर 1980 में 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले 14 का हुआ था 1969 में। हाँ, कुल 20 हो गए। जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड, 12 जुलाई 1982। जी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। शिवरमन समिति की सिफारिश पर ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था है। शिवरामन समिति। ये भी जरूरी है। हाँ। कई बार छठी योजना को ऐसी योजना माना जाता है जिसे 2 बार शुरू किया गया, एक बार जनता पार्टी द्वारा रोलिंग प्लान के रूप में, फिर कांग्रेस द्वारा। अच्छा, ये भी एक नजरिया है। जी। इसके बाद 7वीं योजना आई 1985 से 90 तक। इसका फोकस किस पर था? 7वीं योजना राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में आई। इसमें आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय। हाँ, भोजन, काम और उत्पादकता, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी का नारा दिया गया,
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान था। क्या ये योजना अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रही? हाँ, 7वीं योजना को काफी सफल माना जाता है। इसमें आर्थिक विकास दर मतलब जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य 5% रखा गया था, लेकिन हासिल हुई 6%। लक्ष्य से ज्यादा? जी, लक्ष्य से ज्यादा। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना हुई। सेबी 1988। हाँ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। हालांकि इसे कानूनी अधिकार 1992 में मिले, पर स्थापना 88 में हुई। और 1986 में डाक विभाग ने तेज डाक सेवा स्पीड पोस्ट शुरू की। स्पीड पोस्ट 1986, ठीक है। 1990 के बाद क्या फिर से योजना में कोई रुकावट आई? हाँ, 1990-92 का दौर भारत में राजनैतिक अस्थिरता और गंभीर आर्थिक संकट का था। भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस खड़ा हो गया था। हाँ, वो खाड़ी युद्ध का भी असर था शायद। जी बिल्कुल। इस वजह से 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो पाई। इसलिए 1990-91 और 1991-92 के लिए फिर से 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। फिर से वार्षिक योजना? हाँ। 90-92। जी। और यही वो दौर था जब 1991 में भारत में बड़े आर्थिक सुधारों को अपनाया। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 के आर्थिक सुधार जी एक टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। इन बड़े आर्थिक सुधारों के बाद 8वीं योजना लागू हुई 1992 से 97 तक। अब प्राथमिकताएं क्या थी? बिल्कुल, 1991 के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी थी। 8वीं योजना इसी नए माहौल में शुरू हुई। इसका सबसे मुख्य लक्ष्य था मानव संसाधन का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन विकास मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हाँ बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना। माना गया कि विकास का असली मतलब लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। ये योजना जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित बताई जाती है। जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल, ठीक है। 9वीं योजना 1997 से 2002, इसके बारे में बताइए। 9वीं योजना का मुख्य लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सामाजिक न्याय और समानता। जी। इसमें विकास के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करने पर जोर था कि उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। इसके लिए 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया: जीवन की गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार का सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन। ठीक है। 10वीं योजना 2002 से 2007, इसके लक्ष्य क्या थे? क्या कोई खास आंकड़े याद रखने लायक हैं? 10वीं योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और संसाधनों का विकास करना था। इसमें अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी? जी, कुछ प्रमुख लक्ष्य थे। प्रति वर्ष औसतन 8% जीडीपी वृद्धि हासिल करना। 8% जीडीपी ग्रोथ? हाँ। 2007 तक गरीबी अनुपात को घटाकर 21% और 2012 तक 15% पर लाना, और 2007 तक साक्षरता दर को 75% तक पहुंचाना। ये कुछ आंकड़े ध्यान रखने होंगे। जी। 11वीं योजना 2007 से 2012, इसका केंद्रीय विषय क्या था? 11वीं योजना का केंद्रीय विषय था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। जी हाँ, समावेशी विकास पर बहुत जोर था। मतलब ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों, खासकर पिछड़े और वंचित तबकों की भागीदारी हो और उन्हें उसका लाभ मिले। लक्ष्य क्या था इसमें ग्रोथ का, और हासिल कितना हुआ? इसमें लक्ष्य 9% जीडीपी वृद्धि का था, लेकिन हासिल हुई 7.9%, जो वैश्विक मंदी के उस दौर को देखते हुए अच्छी मानी गई थी। 7.9% हासिल हुई, ठीक है। और अब आते हैं भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं योजना पर, 2012 से 2017। हाँ, ये भारत के योजना आयोग द्वारा तैयार की गई आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। आखिरी? जी। इसका लक्ष्य था तीव्रतर, अधिक समावेशी और संपोषणीय विकास। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें एक नया शब्द जुड़ा, संपोषणीय या सस्टेनेबल। बिल्कुल। यहाँ संपोषणीय या सस्टेनेबल शब्द जोड़ा गया, जिसका मतलब था कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। पर्यावरण का ध्यान, ये बहुत जरूरी है। जी हाँ। इस अंतिम योजना के कुछ प्रमुख लक्ष्य या आंकड़े क्या थे? स्रोत के अनुसार इसमें औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य
8% रखा गया था। पहले 8.2% था, बाद में से संशोधित करके 8% किया गया। 8% जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य। जी, कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में 10% वृद्धि का लक्ष्य था, और गरीबी को पिछले अनुमानों की तुलना में 10% कम करने का लक्ष्य भी था। ठीक है, तो 2017 में 12वीं योजना के समाप्त होने के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का युग समाप्त हो गया। हाँ, बिल्कुल। 2015 में नीति आयोग के गठन के बाद ये तय हो गया था कि 12वीं योजना अंतिम होगी। अब नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाओं की जगह लंबी अवधि की रणनीतिक योजनाएं बनाता है, जैसे 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब 3, 7, 15 साल के प्लान बनते हैं। जी, योजना बनाने का तरीका बदल गया है। तो ये था भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का एक संक्षिप्त लेकिन परीक्षा केंद्रित जायजा। चलिए, अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक आसान सा सवाल जो आज की चर्चा पर ही आधारित है। आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इसे मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, कौन सी थी वो योजना। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि परीक्षा की तैयारी के लिए ये जानकारी आपके काम आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।